अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून न्यूज़ चैनल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका मेज़बान जान मोहम्मद। नाजरीन, एक बार फिर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर श्रीनगर जनाब अरशद साहब। अरशद साहब, वक्त देने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो बिल्डिंग वर्कर्स एंड कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स हैं उनके हवाले से हम जानना चाहेंगे कौन सी ऐसी स्कीमें हैं जिससे हमारे आम मजदूर जो है उनको फ़ायदा मिले। देखिए, अगर हम पूरी यूटी की बात करें तो सबसे फेमस स्कीम या पॉपुलर स्कीम जिसको हम बोलेंगे वो है जम्मू एंड कश्मीर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की तरफ से स्कीम है। इसमें हम जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको हम रजिस्टर करते हैं। जो अगर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की बात करें तो हमने अभी तक तकरीबन 25,000 से ज़्यादा वर्कर को रजिस्टर किया है। हमारे डिपार्टमेंट ने सारा सिस्टम जो है ऑनलाइन किया है। जो हम इनको वेलफेयर देते हैं, वेलफेयर स्कीम के तहत इनको असिस्टेंस देते हैं, वो भी अब ऑनलाइन हो चुकी है। इसमें जो हम असिस्टेंस देते हैं वो एजुकेशन असिस्टेंस देते हैं या क्रॉनिक डिजीज असिस्टेंस देते हैं या खुदा न खासा किसी वर्कर की डेथ अगर होती है तो उसको हम डेथ असिस्टेंस देते हैं उनकी डिपेंडेंट्स को। तो ये सब सारा जो है ऑनलाइन हो चुका है। अब पहले क्या होता था कि पहले स्कीम ऑफलाइन होती थी। अगर 2020 या 21 की बात करें तो अगर किसी ने 2021 में ऑफलाइन फॉर्म सबमिट किया होता है तो उसको हम अगले साल जो है उसका पैसा देते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट ये चाहती है कि जिस भी साल ये फॉर्म भरे उसी साल उनको जो है पैसा मिलना चाहिए। तो इसीलिए जो इस साल जो हमने पर्टिकुलरली दिस ईयर एक तो ये ऑनलाइन हो गई है और ये भी हमने कोशिश की है कि इसी साल उन्होंने फार्म भरा है और इसी साल उनको पैसा भी मिलना चाहिए। इस सिलसिले में जिन्होंने भी अभी तक हमारे यहाँ फार्म भरी है अक्टूबर 2022 से लेकर मार्च 2023 तक। ये फॉर्म भरने के लिए एक मजदूर जो लेबर है उसको यहाँ श्रीनगर आना ज़रूरी है कि वो ऑनलाइन कहीं भी अपने डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भर सकता है? देखिए, ऑनलाइन का यही फ़ायदा होता है कि अगर ऑफलाइन में की बात करें, ऑफलाइन में यहाँ पर इतना रश होता था कि एक दिन में 400-500 मजदूर यहाँ पर फार्म भरने के लिए आते थे और उनको टाइम ही नहीं आता था कि अपना फार्म वो सबमिट करे, फिर उनको कुछ दिन इसमें लगते थे। लेकिन ऑनलाइन में यही है एडवांटेज है कि वो अपने मोबाइल पर भी वो अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी जगह, चाहे वो किसी भी जगह रहते हों, श्रीनगर में रहते हो, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हो या काम के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेशन गए हो तो वहाँ फार्म भर सकते हैं। इसमें ऐसा यही एडवांटेज है। हमारी पोर्टल है jkbocw.gov.in, ये पोर्टल का नाम है। उसमें वो जाकर अपना जो है रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, रिन्यूअल भी करा सकते हैं और जो है असिस्टेंस के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको लगते हैं, क्या वो दस्तियाब हैं उस साइट पे? पूरा उनको डॉक्यूमेंटेशन की पूरी जानकारी मिलती है? देखिए, ऑनलाइन में बहुत ही आसान डॉक्यूमेंट है, उसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है। अगर एजुकेशन असिस्टेंस की बात करें तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा जो बच्चा है वो स्कूल में पढ़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। उसके लिए उसको ये प्रूव करना है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट वहाँ से लानी पड़ेगी जिस क्लास में वो पढ़ता है। फॉर एग्जांपल अगर वो आज 10th क्लास में पढ़ता है तो वो वहाँ से लिख के लाएगा कि मेरा मतलब बच्चे का नाम, उसका फादर्स नेम, रोल नंबर ये है, इस क्लास में पढ़ता है और इस सेशन का है। और जो डॉक्यूमेंट्स वाला लाएंगे वो बाज़ाब्ता तो डिस्पैच्ड होना चाहिए। हमने देखा कि बहुत सारे बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऐसे उन्होंने सबमिट किए हैं जिनका बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं लिखा है और ना ही सेशन मेंशन किया गया है, जिसकी वजह से हमें उनको रिवर्ट मतलब वो वापस करना पड़ता है वो फार्म, और उनको शायद पता भी नहीं होता है कि वो रिवर्ट हो गए हैं और वो हमें यहाँ पर आते हैं कि हमारा पैसा क्यों नहीं आया। तो हमें उनको समझाना होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो इनकम्प्लीट है। आप जो है डॉक्यूमेंट बोनाफाइड सर्टिफिकेट की अगर बात करें, बाज़ाब्ता तो ये लिखे लाएँ कि आप किस ईयर में वहाँ पर आपका बच्चा पढ़ता था और बाज़ाब्ता तो उनका डिस्पैच नंबर भी होना चाहिए विद डेट। अब जब कोई मजदूर अपनी डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन करता है, जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी करता है, उसके बाद उसके लिए कौन सी ऐसी कंफर्मेशन होती है कि उसके जो डॉक्यूमेंटेशन वो सक्सेसफुल होगी? ऐसा कोई प्रूफ रहता है उनके पास? जो ही वो कहीं पर सबमिट करते हैं तो इंस्टेंटली उनका वो जनरेशन होता है, उनका रिसेप्टर नंबर, एक्नॉलेज नंबर, उनका ये सबमिट हुआ है। फिर हम उनको यहाँ पर स्क्रूटनाइज करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, जिसका ठीक निकलता है, डॉक्यूमेंटेशन भी ठीक निकलता है, वेरिफिकेशन वो निकलता है तो उनको ऑटोमेटिकली डीबीटी के थ्रू उनका अकाउंट में पैसा चला जाता है। उनको यहाँ पैसा या असिस्टेंस लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो अब जिनका थोड़ा डेफिशिएंसी होती है डॉक्यूमेंट्स में, बोनाफाइड सर्टिफिकेट की बात करें या एज प्रूफ क्या था पहले तो जब ये ऑफलाइन में थी, जब ये इनिशियल स्टेज पे स्कीम थी तो उस वक्त कहा गया था कि आपकी जो इलेक्शन कार्ड है या आधार कार्ड है उसको एज प्रूफ माना जाएगा। लेकिन बाद में एसआरओ निकला
वो सारा चेंज हो गया. अब जो वैलिड एज प्रूफ होनी चाहिए, चाहे वो स्कूल की सर्टिफिकेट हो या मेडिकल अफसर की सर्टिफिकेट हो या रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ्स की, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी डिस्पैच्ड होने चाहिए विद डिस्पैच नंबर एंड डेट. और जिसने भी अभी तक वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं उनका जो है कोई भी अप्रूवल यहाँ से नहीं मिलेगा. उनको यही एडवाइस करेंगे हम कि आप डॉक्यूमेंट्स ठीक करें ताकि उनको भी आगे चलकर फ़ायदा मिले और उनके डॉक्यूमेंट्स रिवर्ट ना हो जाए और आसानी तौर उनको भी पैसा मिल सकता है. अभी तक अगर हम बात करें 2022-23 की, हमने तकरीबन 12,000 फाइलें रिसीव की है थ्रू ऑनलाइन मोड. अभी तक हमने तकरीबन 9,000 फाइलें क्लियर की हैं अभी तक, और 1500 कुछ फाइलें ऐसी है जो हमने 15 रिवर्ट किया है. उसका रीज़न ये है कि या तो उनका मार्क्स कार्ड उन्होंने सबमिट नहीं किया है, या फिर डिस्पैच नंबर नहीं है बोनाफाइड सर्टिफिकेट में, या फिर सेशन मेंशन नहीं है, या फिर एज प्रूफ जो है वो ठीक नहीं है. तो आपके वसादत से मैं उनको आज भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके वो रिसबमिट करें, क्योंकि इसका जो लास्ट जो है लास्ट डेट है 30 सितंबर. 30 सितंबर से पहले ही हमारे पास आना चाहिए. अगर कोई 30 सितंबर में ये सबमिट करता है तो हमारे लिए मुश्किल होता है कि हमें फिर ये बैंक में डिपॉजिट करना होता है, लिस्ट सबमिट करनी होती है. फिर बैंक वालों को हमने ये देखना है कि क्या वो 30 सितंबर को ही क्लियर करेंगे या नहीं, क्योंकि हमें फिर ऑडिट का मसला रहता है. तो बेहतर ये है कि इन्हीं 2-3 दिनों के अंदर अंदर वो अपना स्टेटस देखे कि हमारी फ़ाइल का क्या स्टेटस है, क्या वो अप्रूव हो चुकी है, क्या वो रिवर्ट मत है, अगर रिवर्ट है तो क्यों रिवर्ट है, वो भी हमने उनको मेंशन किया होता है मैसेज में. कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि जिनके फॉर्म्स हम कह सकते हैं जिनका रिजेक्ट हुआ है, जिनको बैक हुआ है, वो फॉर्म 30 सितंबर से पहले वो आपने फिर से फिल करें, फिर से जमा कराएं. 30 सितंबर का उनको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ कि 5 दिन पहले ही वो रिसबमिट करें, ताकि हमें भी फिर यहाँ पर टाइम मिलना चाहिए, हम फिर से स्क्रूटनाइज करें और फिर से देखें क्या उन्होंने ठीक किया है. अगर वो 30 सितंबर को यहाँ पर रिसबमिट करेंगे, फिर हम उनको स्क्रूटनाइज करके अगर फिर हमें पता चला कि जो उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करना था उन्होंने नहीं सबमिट किया, फिर 30 सितंबर को रिवर्ट हो जाएगा. जब 30 सितंबर को रिवर्ट हो जाएगा तो उनके पास तो टाइम नहीं रहेगा फिर से रिसबमिट करने के लिए. तो अक्लमंद ये है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर वो रिसबमिट करें ताकि हम ये देखें कि उन्होंने डॉक्यूमेंट ठीक भरे हैं, ताकि उनको भी पैसा मिले टाइम पे. फिलहाल जिस तरह आप बता रहे हैं कि 30 सितंबर जो है इसका लास्ट डेट है, क्या ऐसी कोई आशंका है कि डिपार्टमेंट की तरफ से इसका डेट और बढ़ाया जा सकता है? देखिए, डिमांड तो आई है बहुत सारे वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, लेकिन अभी तक जो है डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई नहीं है, हमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि डेट एक्सटेंड करने के लिए. तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि डेट एक्सटेंड होगा या नहीं. जब ये डेट एक्सटेंड होगा तो बाज़ाब्ता उसका ऑर्डर निकलता है, लेकिन अभी उसका ऑर्डर नहीं निकला है. चलिए सर, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे नाजरीन को दी और